Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next part in our chapter Semiconductor Electronic Devices, Material Devices and Simple Circuits. और आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर से और आज के लेक्चर में ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स इन दोनों टॉपिक्स को यहां पर फिनिश करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का बेसिक मतलब है ट्रांसफर द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना है यहां पर। और एक दूसरा यहां पर मीनिंग होता है थ्री टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। ये इसका ये है। ट्रांजिस्टर को यहां पर बीजेटी भी बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये नाम आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ट्रांजिस्टर बीजेटी एक ही बात है, ठीक है। चलो सो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। तो इसे बनाया कैसे जाता है, तो हम कहते हैं कि देखो यहां पर ट्रांजिस्टर को डिफाइन करने के दो मेथड्स हैं, दो तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। और वो क्या है कि हम कहते हैं पहला जो टाइप है उसमें हम कह रहे हैं कि व्हेन टू पीएन जंक्शन डायोड्स are connected back to back, then ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड। तो क्या फॉर्म होता है बेटा, ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है। चलो भाई, तो देखो हमारे पास में एक ये रहा पीएन और एक दूसरा पीएन, बैक टू बैक लगाना है तो ये एक तरह से लगाया जा सकता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग, यहां पर है पीएन और यहां पर है एक पीएन, तो बैक टू बैक ऐसे लग गया, यस और नो। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इन दोनों पी को हमने एक साथ यहां कनेक्शन दिया है, इन दोनों एन को एक साथ यहां कनेक्शन किया है। तो हमारे पास में तो ओवरऑल जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, एन पी और एन। और यहां पर देख रहे हैं हम, यहां पर कैसा बन रहा है, पी एन और पी। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर जो होते हैं हमारे पास में वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर और वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। कैसे डिफाइन किया गया है, तो पहले हम बात करते हैं एनपीएन या फिर पीएनपी की बात कर लेते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, तो हम कहते हैं कि व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज sandwiched between two p-type semiconductor material, then PNP transistor is formed. ये हमने डेफिनेशन लिख दी है किसकी बेटा, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। चलो तो इस बेसिस पर आप अपने मन से बताओ कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी। फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन बताना जरा, क्या लिखी जाएगी। चलो आसान भाषा में बताओ फटाफट से, जल्दी से, क्या आएगी। तो जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे हम, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, हम क्या करेंगे जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को सैंडविच किया जाता है बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो क्या होने वाला है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज फॉर्म, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में सैंडविचिंग करेंगे तो इस बार क्या बनेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा।
तो इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग इसमें टर्मिनल्स को समझते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहां पर एक लिखा है NPN, NP और N, या मैंने यहां लिखा है PN और PN और P। ठीक है, तो इसमें तीन टर्मिनल्स हमें मिलते हैं। देखो एक इधर से है, एक इधर से है और एक इधर से है। सिमिलर वे में एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है या नहीं है? तीन टर्मिनल मिल रहे हैं हमारे पास, तीन टर्मिनल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है जो बीच वाला है, चाहे P आ रहा है चाहे N आ रहा है, बीच वाला टर्मिनल का नाम होगा बेस। बीच वाले टर्मिनल का नाम क्या होगा? बेस। अब दो टर्मिनल बच रहे हैं। अब दो जो टर्मिनल्स हैं उनमें से एक टर्मिनल होगा एमीटर टर्मिनल और एक टर्मिनल होगा कलेक्टर टर्मिनल। तो सिमिलरली यहां पर भी तो होगा, तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले को मैंने एमीटर मान लिया और इधर वाले को मैंने कलेक्टर मान लिया। लेकिन इनका कुछ स्पेसिफिकेशन कि भैया किसको एमीटर किसको कलेक्टर कैसे मानना है, सर्किट के अंदर कैसे पहचानना है और फिजिकली कैसे पहचानना है, कोई तरीका है क्या? बिल्कुल भैया, एक तरीका है। वो क्या है समझते हैं। तो यहां पर दो एक टेबल आएगी जिसको आपको ध्यान रखना है। किसकी भैया? एक तो आएगी डोपिंग लेवल की, एक आएगा डोपिंग लेवल और एक आएगा एरिया। ठीक है, इसी से हमें टर्मिनल्स के बारे में आइडिया लगेगा। तो अब देखो हमारे पास टोटल टर्मिनल्स कितने हैं? तीन टर्मिनल्स हैं। तो हमारे पास में तीन टर्मिनल्स के लिए जगह बना दो यहां पर, और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इस पे सवाल बनते हैं। ठीक है, कैसे? तो हमने बोला देखो एक तो टर्मिनल का नाम है आपका एमीटर, बीच में कौन सा था? बेस, और सबसे नीचे हमने कलेक्टर लिख दिया। ओके, अब देखो क्या होता है, जो बेस वाला टर्मिनल है उसकी डोपिंग लेवल लोएस्ट होती है, बहुत ही मिनिमम डोपिंग होती है, और जो एरिया है वो बहुत ही पतला होता है। एरिया जो है वो बहुत ही पतला होता है। तो एरिया को देख के हम समझ जाएंगे। दूसरी बात क्या है, बेस हमेशा बीच में रहेगा। अब कलेक्टर और एमीटर में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम जब कहते हैं कलेक्टर की, जब हम बात करते हैं तो कलेक्टर का एरिया जो है वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा जो एरिया होगा, सबसे बड़ा एरिया वाला जो साइड होगी वो कलेक्टर होगी, और ये मॉडरेट होगा। ये क्या होगा? मॉडरेट होगा। लेकिन जब हम डोपिंग की बात करते हैं तो एमीटर की जो डोपिंग होगी वो हाईएस्ट होगी और कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट होगी। तो डोपिंग को देख के तो आप नहीं पहचान सकते, लेकिन एरिया को देख के आप यहां पर पहचान सकते हैं। यहां पर एक सवाल और बनता है, वो क्या बनता है कि देखो भैया एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होगी, फिर आपकी कलेक्टर की डोपिंग आएगी और सबसे छोटी डोपिंग होगी बेस की। ठीक है, डोपिंग के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का सवाल बनाया जा सकता है, एरिया के लिए बनाया जा सकता है। तो कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में एमीटर का एरिया आएगा और सबसे छोटा जो एरिया आएगा वो बेस का आएगा। तो बेस की डोपिंग भी सबसे कम होगी और एरिया भी सबसे कम होगा। एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होगी लेकिन एमीटर का एरिया मॉडरेट होगा, और कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा होगा लेकिन डोपिंग मॉडरेट होगी। ये हमको यहां पर ध्यान रखना है। तो अब आप यहां पर एक ध्यान से देखना कि मैंने बनाते समय पहले ही ये टर्मिनल को मैंने कलेक्टर नाम दिया है यहां पर। तो देखो इसका साइज बड़ा बनाया है, और यहां पर इसको कलेक्टर बनाया तो इसका साइज बड़ा बनाया है। बेस को मैंने पहले ही बहुत छोटा बनाया है। तो ये मुझे पहले से पता था, अब ये चीजें मैंने आपको बता दी, तो अब ये चीजें आपको याद हो गई। इस टेबल पे सवाल बनाया जा सकता है, इसलिए इस टेबल को ध्यान रखना है। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आता है सिंबॉलिकली। दूसरा पॉइंट आता है सिंबॉलिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो ये जो है ना, ये होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल। अब इस पे आप चाहो तो गोला बना दो या मत बनाओ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि गोला यहां पर बनाया जाता है। ठीक है, ये सर्किट में जब सिंबल यूज करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब टर्मिनल को आइडेंटिफाई करो। तो देखो अभी भी क्या है, बीच में जो है वो तो आपको बेस मिल रहा है। बेस को पहचानने में कभी गलती नहीं होगी, वो बीच वाला होगा।
है ना, सर्किट के अंदर में। लेकिन अब यहां पे एमीटर कौन सा और कलेक्टर कौन सा, तो क्या होता है यहां पर एक हमेशा करंट की डायरेक्शन दी रहती है। तो देखो जैसे मान लो करंट की डायरेक्शन इस पे दिखा रखी है ऐसे, तो ऐसी मैं यहां दिखा दूं तो ये इधर चली जाएगी। तो जहां पर ये एरो दिखा रहता है वही हमेशा आपका एमीटर रहता है। तो इसका मतलब यहां पर भी ये ही एमीटर है, और जो बच गया वो आपका कलेक्टर रहता है। और जनरली कलेक्टर को ऊपर बनाते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हां सर्किट के अंदर में आपको पहचानते आना चाहिए। लेकिन अब देखो क्या है, एक सवाल और है, वो क्या है कि सर ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है, ये कैसे पता लगेगा। तो यहां पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एरो। एक्चुअली ये जो एरो है ना, ये जो एरो बनाया गया है ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो एक बात बताओ, जो हमने जो ट्रांजिस्टर बनाया है वो पीएन जंक्शन डायोड से बनाया है, और पीएन जंक्शन के अंदर में जो करंट फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, पी से एन साइड। तो मतलब डेफिनेटली यदि ये एरो इधर जा रहा है तो ये वाली साइड पी होनी चाहिए, ये वाली साइड एन होनी चाहिए। यहां देखो ये एरो इधर से इधर इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये वाली साइड पी होनी चाहिए, ये वाली साइड एन होनी चाहिए। तो बची हुई साइड कौन सी होगी, एन पी और एन। यहां क्या होगी, पी एन पी। तो ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, और ये इनके रिस्पेक्टिव क्या है, टर्मिनल्स हैं। ये इनके रिस्पेक्टिव क्या है, टर्मिनल्स हैं। इज इट क्लियर, यहां तक कोई परेशानी होगी आप लोगों को, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई परेशानी होनी चाहिए। एक बार क्विकली देख लेते हैं, ट्रांजिस्टर क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बीजेटी भी कहते हैं शॉर्ट में। ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसे 2 पीएन जंक्शन डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके बनाया जाता है। जब डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो या तो आपका एनपीएन बनता है या पीएनपी जैसी सिचुएशन बनती है। तो हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को डिफाइन करते हैं कि when an n type semiconductor material is sandwiched between two p type semiconductor material, then PNP transistor is formed, and when p type semiconductor material is sandwiched between two n type semiconductor material, then npn transistor is formed। अब इसमें हमको क्या होता है कि इसमें 3 टर्मिनल्स हैं तो उनको नेमिंग करनी है। एक टर्मिनल का नाम है एमीटर, एक का नाम है बेस और एक का नाम है कलेक्टर। अब चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, टर्मिनल्स के नाम समान रहेंगे। उसके पश्चात हमको यहां पर देखना रहता है डोपिंग लेवल और एरिया। डोपिंग लेवल और एरिया, तो हमें क्या याद रखना है, देखो इस टेबल पे सवाल बनता है, एमीटर की डोपिंग हाईएस्ट, कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट और बेस की डोपिंग लोएस्ट। एरिया वाइज यदि मैं बात करूं तो कलेक्टर का एरिया लार्जेस्ट, एमीटर का एरिया मॉडरेट और बेस का एरिया सबसे कम या पतला। देख लो एक बार मैंने लिखा सही है ना, देखो कलेक्टर का एरिया लार्जेस्ट लिख दिया है, और एमीटर का मॉडरेट और बेस का थिन, और डोपिंग में एमीटर की हाईएस्ट, इसकी लोएस्ट और इसकी मॉडरेट। ठीक है, इस पर सवाल बन सकता है, इसको एक बार चेक कर लेना मैं सही तो लिखा है ना। डोपिंग के लिए ईसीबी, एरिया के लिए कलेक्टर फिर एमीटर फिर बेस, डोपिंग के लिए एमीटर फिर कलेक्टर फिर बेस। हाँ सही लिखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम पढ़ाते बहुत सही है लेकिन लास्ट में जब कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होता है तो कई बार जल्दबाजी में कुछ उल्टा लिखा जाता है। फिर हमारे पास में आता है सिंबल, जिसे सर्किट में यूज करना है। सर्किट में सिंबल यूज करना है तो एनपीएन और पीएनपी को समझने के लिए एक ही चीज काम आती है, और वो आता है इस ट्रांजिस्टर में लगा हुआ एरो। एरो जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो के बारे में बतलाता है। और चूंकि ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन डायोड से बना है और पीएन जंक्शन डायोड में करंट का जो फ्लो होता है वो पी साइड से एन साइड होता है, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। बीच वाला टर्मिनल हमेशा बेस रहेगा, बचे हुए टर्मिनल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। जिस टर्मिनल पे एरो लगा है वही हमेशा आपका एमीटर होगा जो करंट फ्लो के बारे में बतलाएगा। अब यदि एरो इधर है तो ये एनपीएन बन गया, इधर जा रहा है तो पीएनपी बन गया। देखो जरूरी नहीं है कि ये एरो यहीं बनाए, कई बार यहीं पर भी बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं और हम लोग एक प्यारी सी हेडिंग डालते हैं, और वो हेडिंग है बेटा वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है ये हमें समझनी है। तो देखो क्या हो रहा है,
क्या मैंने सही बना दिए हैं 3 टर्मिनल्स? ये है आपका एमीटर, ये है आपका बेस और ये है आपका कलेक्टर। अब इसमें क्या होता है, 2 टर्मिनल्स की आवश्यकता है, 2 कनेक्शन यहां पर हमें देने रहते हैं। ये मैंने बनाया है एन पी और एन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एन पी एन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर ही मेनली आपको पढ़ना है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, यदि ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझना है तो ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है एज अ एम्पलीफायर और एज अ स्विच, ठीक है। लेकिन वर्किंग को जब हम समझते हैं तो हम वर्किंग को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीफायर, ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की तरह यदि ट्रांजिस्टर को लगाना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देखो ये बैटरी के टर्मिनल्स को जरा ध्यान से देखो, ये माइनस प्लस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम यहां पर जो पहला सवाल बन सकता है वो ये है कि ट्रांजिस्टर को यदि ऑपरेट कराना है तो हम कहते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन जो है वो आपका होना चाहिए फॉरवर्ड बायस। कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस्ड। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो आपका होना चाहिए रिवर्स बायस्ड, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, इस पर न्यूमेरिक, इस पे एमसीक्यू बनाया जा सकता है। फॉर एन ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो वो कुछ भी बना सकता है, कलेक्टर एमीटर टर्मिनल का भी नाम डाल के दे सकता है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जरा देखो, ये एमीटर है, इसका मतलब इसकी डोपिंग हाईएस्ट है, डोपिंग हाईएस्ट है, ये एन टाइप मटेरियल है, इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा संख्या में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमने बनाने का तरीका यही रखा है, क्या बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं, यस और नो। फिर ये पी टाइप है तो इसमें कुछ क्या होंगे, होल्स होंगे। और फिर ये एन साइड है तो ये यहां पर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां पर जब मैंने बनाया है तो आपने एक बात ध्यान देखी है क्या, देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये होल्स बनाए, एकदम डोपिंग कम रखी है, एरिया भी कम रखा है, कलेक्टर का एरिया बड़ा बनाया है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको बहुत ही कम संख्या में बनाए हैं। और एमीटर का एरिया मॉडरेट रखा है, बेस से बड़ा है, कलेक्टर से छोटा है, लेकिन यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं वो बहुत ज्यादा बनाए हैं। अब यहां पर एक बात देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है और यहां पर भी एक पीएन जंक्शन बन रहा है, बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अब होता क्या है, देखो ये जो बैटरी है इसे हम VEE नाम दे देते हैं या VBE भी नाम दे सकते हो, और इसे VCC नाम देते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो आप देखो एन साइड से कनेक्टेड है, मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस, भाई देखो एन से नेगेटिव और इस पी से पॉजिटिव। अब यहां पर इस वाले डायोड के केस में देखोगे तो एन से पॉजिटिव और पी से नेगेटिव, मतलब ये रिवर्स बायस कंडीशन में चल रहा है, यस और नो। लेकिन अब होता क्या है, यहां पर ध्यान से देखो कि यहां से नेगेटिव चार्जेस यहां पहुंचते हैं, मैंने माना लगभग 100 पहुंचे, कितने पहुंचे, 100। तो ये क्या करेंगे, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को पुश करेंगे टुवर्ड्स द जंक्शन, यस और नो। अब ये इलेक्ट्रॉनों जब इधर जंक्शन की तरफ आएंगे तो यहां पे ऑलरेडी एक डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, जो पीएन जंक्शन में आपने सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है, बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, जो इन आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाला है, जो इन आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाला है। लेकिन इस बैटरी की ताकत ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, पुश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा तो होगा क्या कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, ये 100 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके आगे पहुंचेंगे, यहां से 100 पहुंचे, 100 को 100 ढकेल दिया। अब यहां पर क्या है, कुछ होल्स हैं, तो कुछ होल्स के उपस्थित होने के कारण यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाते हैं और लगभग 5% इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्योंकि देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से दिख रहा है तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और बचे हुए 95% इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इस पर भी सवाल बनता है। अब इस साइड से सोचोगे तो इस साइड से थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, जो ये पॉजिटिव चार्जेस यहां पहुंचेंगे तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन इन्हें पुश कर रहे हैं, ये इधर से पॉजिटिव चार्जेस इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर में फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर में फ्लो हो रहे हैं। तो ओवरऑल अब यहां पर क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से लगभग 5% यहां से आ रहे और
95% इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से आ रहे हैं, बराबर। और यहां से आपके 100 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहां से आपके 100 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 95% इलेक्ट्रॉन आपको यहां से मिल रहे हैं। तो अब चूंकि लूप कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब यहां पे करंट फ्लो होने लगेगा। अच्छा, करंट फ्लो कैसे होता है भैया बताना? करंट फ्लो जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। मतलब यदि एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी जाती है। तो इसका मतलब यहां से एक करंट इस साइड में फ्लो होने लगेगा और यहां से एक करंट इस साइड में फ्लो होने लगेगा। दूसरा तरीके से भी सोचो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट यहां जाएगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहां पे कुछ करंट पहुंचेगा। तो यहां से जो करंट पहुंच रहा है इसे नाम दिया जाता है IB, क्योंकि ये बेस टर्मिनल से एसोसिएटेड है। यहां से जो करंट अंदर एंटर कर रहा है उसका नाम है IC। तो देखो, ये करंट यहां से पहुंचा, ये करंट यहां से पहुंचा, मिलके निकलेंगे कहां से? यहां से निकलेंगे। यहां से जब ये निकलेगा तो ये आपका एमीटर करंट बाहर निकलेगा। सो यहां पर आपके पास में पहली बड़ी ही खूबसूरत इक्वेशन बनती है, दैट इज IE बराबर IB प्लस का IC, जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, गिनती लिखो, देखो 1 B C D E, लिखो 1 2 3 4 5। अच्छा, 2 + 3 कितना होता है? 5। 2 पे क्या है? B, तो आपने लिख दिया IB। 3 पे क्या है? C, आपने लिख दिया IC। 5 पे क्या है? E, तो आपने लिख दिया IE। हो गई याद? इज इट क्लियर? श्योर? तो ये पहली इक्वेशन यहां पर हो गई। इसके पश्चात, इसके बाद इसमें और क्या क्या टॉपिक आते हैं भाई? यहां पर जो चीजें बनती हैं वो ये है कि ट्रांजिस्टर को आपको एक तो एज अ स्विच यहां पर काम करवाना है और एक आपको यहां पर काम करवाना है एज एन एम्पलीफायर। तो उसको जब हमको समझना है तो उससे पहले मैं कुछ चीजें यहां पर आपको समझाता हूं। उन चीजों के बेसिस पर हमारे पास में एक पॉइंट निकल के आता है और वो है, एक्चुअली हम कहते हैं बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो भैया हम ट्रांजिस्टर को जो है वो 3 तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन बेस जो अभी आपने देख रहे थे, एक होता है कॉमन एमीटर, एक होता है कॉमन एमीटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर। एक क्या होता है? कॉमन कलेक्टर। भाई किसी भी टर्मिनल को कॉमन बना के हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ना है। देखो, जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे, कोई जबरदस्ती हम बहुत ज्यादा पढ़ते बैठेंगे तो अपने आपको कंफ्यूज कर लेंगे। यस और नो? तो जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कॉमन बेस और कॉमन एमीटर ही आपको यहां पर पढ़ना है। यस और नो? तो आपने बोला ठीक है भाई। अब यहां पर ध्यान रखना कि इन दोनों ही केसेस में आपका जो आउटपुट टर्मिनल रहेगा, जो आपका आउटपुट टर्मिनल रहेगा वो रहेगा कलेक्टर। क्या रहेगा? कलेक्टर टर्मिनल जो है वो आपका आउटपुट रहेगा। यस और नो? इतना याद रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। और इनपुट टर्मिनल कौन सा रहेगा? इनपुट टर्मिनल की यदि मैं बात करूं तो जो बच गया है वो इनपुट है। जैसे बेस के केस में यदि आप देखोगे तो देखो, कलेक्टर तो परमानेंट आउटपुट है, बेस को आपने कॉमन कर दिया तो बच क्या गया? एमीटर। तो भैया यहां इनपुट जो होगा वो एमीटर पे आएगा। और जब कॉमन एमीटर की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर इनपुट टर्मिनल जो है वो बेस का काम करेगा, बेस जो है वो इनपुट टर्मिनल जैसे काम करेगा। यस और नो? अच्छा, बिल्कुल ओके। तो ये है कहानी। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं और एक डेरिवेशन देखते हैं। हमारे पास में एक इक्वेशन है, IE बराबर IB प्लस का IC, है या नहीं है? बिल्कुल है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं बाई IC से। IC से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा IE अपॉन IC बराबर IB अपॉन IC प्लस का IC अपॉन IC। कोई दिक्कत? IC से IC कैंसल हो गया तो ये बचेगा 1,
तो आप लिखोगे इट इंप्लाइज आई ई अपॉन आई सी बराबर आई बी अपॉन आई सी प्लस का 1। यस और नो? ओके, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट को कहा जाता है गेन। क्या कहा जाता है? गेन। और यदि मैं यहां पर लिख दूं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो हम इसे नाम दे देते हैं करंट गेन। क्या नाम दे देते हैं? करंट गेन। ठीक है, अच्छा, ओके। तो अब यहां पर यदि मैं कॉमन बेस की बात करता हूं, तो कॉमन बेस में यदि मैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा जरा बताओ। मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसके बेसिस पर आउटपुट करंट आपका हमेशा आईसी रहेगा। चूंकि ये बेस कॉमन है तो इनपुट में क्या आएगा? आई ई आएगा। क्लियर? अब इसे हम डिनोट कर देते हैं अल्फा से, तो अल्फा लिखा जाएगा आई सी अपॉन आई ई। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अल्फा इज कॉल्ड एज करंट गेन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। अल्फा इज कॉल्ड एज करंट गेन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। आगे यदि मैं बढ़ता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं कॉमन एमीटर के बारे में बोलना जरा। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट कैसे लिखूंगा मैं? तो आपने लिखा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो देखो आउटपुट तो फिक्स है आपका, कौन है? हमेशा आईसी है। ओके, तो आईसी अपॉन इनपुट कौन है? कॉमन एमीटर। तो एमीटर तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो बच गया वो है बेस। इसे हम नाम दे देते हैं बीटा। ठीक है, इसे क्या नाम दे देते हैं? बीटा। तो बीटा क्या कहलाता है? बीटा कॉमन एमीटर का करंट गेन कहलाता है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। अल्फा क्या है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। बीटा क्या है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। अब सोचो यहां पर आई अपॉन आईसी है, तो क्या मैं इसे 1 अपॉन अल्फा लिख सकता हूं और इसे मैं 1 अपॉन बीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मेरे पास में आ रहा है 1 अपॉन अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा प्लस का 1। इट इंप्लाइज 1 अपॉन अल्फा बराबर एलसीएम लोगे ये आएगा बीटा 1 प्लस का बीटा। टेक द रेसिप्रोकल, अल्फा बराबर आपको मिलेगा बीटा अपॉन 1 प्लस का बीटा। यस और नो? चलो इधर चलते हैं। सोचो इसी को मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन बीटा। बिल्कुल, एलसीएम लो के सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 अप माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा। तो यहां से आपको मिलेगा बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस और नो? इज इट क्लियर? तो अल्फा क्या है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा क्या है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से एक बात ध्यान रखो, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये आपको सवालों में काम में आने वाला है। कई बार क्या होता है, सवाल पहले कॉमन बेस का लिखा होता है, अचानक से उसमें करंट गेन लिखा रहता है, उसकी वैल्यू 24, 96, 50, 100 ऐसी दे दी जाती है और हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि अब ये क्या करें करके, है ना? तो ध्यान रखना है, यही मेन चीजें यहां पर निकल के आती हैं। इज इट क्लियर? अब हमको क्या करना है कि जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और जो बीटा है उसको रिलेट करना है और आगे हमको चीजों की तरफ पहुंचना है। और उसके लिए क्या है कि हमको ट्रांजिस्टर को लगाना है सर्किट के अंदर प्रॉपर। मतलब हम सीखेंगे यहां पर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह किस प्रकार से यूज यहां पर करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमको यहां पर सीखना है। और वो भी आपको सवाल सिर्फ और सिर्फ कॉमन एमीटर वाला ही देखना है। चलो तो हम यहां पर देखते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी, जैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, लेकिन हमको यहां पर देखना है
ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर देखने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एम्पलीफायर क्या होता है। यस और नो? बिल्कुल भाई, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर क्या है? तो भैया एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो क्या करता है? विच एम्पलीफाइज वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो क्या करता है? वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। अब सोचो, वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की स्ट्रेंथ यदि बढ़ानी है तो आप कौन सा एम्पलीफायर यूज करोगे? तो आप करोगे कॉमन एमीटर। लेकिन यहां पर क्या होता है, जरा एक और बात देखो, हमारे पास में जो जनरली जो इनपुट सिग्नल होते हैं वो एसी इनपुट सिग्नल होते हैं। तो ऐसा मान लो प्लस माइनस, ये है आपका इनपुट सिग्नल, और यहां हम मान लेते हैं हमारे पास में है एम्पलीफायर। ठीक है, अब इस एम्पलीफायर से क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। तो भैया देखो, आउटपुट निकलेगा मतलब ये क्या करने वाला है? इस सिग्नल को एम्पलीफाई। तो देखो, ये आपने एम्पलीफाई कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसका मतलब भी तो एम्पलीफिकेशन है? भाई देखो, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो देखो आपने बढ़ा दी, यहां भी बढ़ी है और यहां भी बढ़ी है, तो दोनों में से कौन सी है? तो दोनों है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कॉमन बेस की बात करते हो तो आपको 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पे मिलता है, और यदि आप कॉमन एमीटर लगाते हो कॉमन एमीटर तो आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। तो यहां पर ध्यान रखना, इस पे कोई सवाल बन सकता है बेटा। क्लियर? तो इसमें कॉमन बेस एम्पलीफायर लगाओगे तो जैसा सिग्नल है वैसा ही मिलेगा, बस बढ़ के मिलेगा, एम्पलीट्यूड सीधा बढ़ जाएगा। एक्चुअली क्या है, यदि मैं ये कहूं यहां पर कि देखो बेटा, ये है इसका एम्पलीट्यूड ए, है ना? ए मत लो, जैसे मैंने ले लिया ये है Vm, तो यहां जो ये मिल रहा है ये आएगा AV इंटू वीएम। AV इंटू वीएम में क्या है? AV का मतलब क्या है? वोल्टेज गेन। सर ये वोल्टेज गेन क्या होता है? थोड़ी देर के बाद आएगा, अभी बस ध्यान रखो, एम्पलीफायर पहले पढ़ना है। और यहां ये क्या आ रहा है? एक्चुअली यहां पर ये भी AV इंटू वीएम है, लेकिन यहां पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मेरा ये सिग्नल है Vm साइन ओमेगा टी, और इस एम्पलीफायर का जो गेन है वो मैं मान लेता हूं 100। तो भैया ये जो सिग्नल मिलेगा ये मिलेगा 100 Vm साइन ओमेगा टी यहां पर, और यहां क्या मिलेगा? यहां पर भी 100 Vm साइन ओमेगा टी प्लस का पाई मिलेगा। इस पर सवाल पूछा जा सकता है। ये इसका आउटपुट है और ये इसका आउटपुट है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा ये खेल है। तो ऐसे सिग्नल को बढ़ाना होता है, और ये सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है एम्पलीफायर। तो जो एम्पलीफायर जब बढ़ाता है तो वो एक्चुअली क्या करता है? एक्चुअली में क्या करता है? एम्पलीफायर इंट्रोड्यूसेस गेन टू द एम्पलीफायर इंट्रोड्यूसेस गेन टू सिग्नल। अब आप में से कई लोगों के मन में चल रहा होगा, सर अभी तो आपने बताया कॉमन गेन में जो गेन है वो 1 से छोटा है। बेटा जी मैंने करंट गेन के बारे में बोला था, ना कि वोल्टेज गेन के बारे में, है ना? तो हमें एक बात समझनी है, ये जो गेन इंट्रोड्यूस होता है तो वो गेन जो होता है, एक्चुअली गेन का मतलब हमेशा आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट सिग्नल का रेशो है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, यदि मैं लिखना चाहता हूं करंट गेन,
यदि मैं लिखना चाहता हूं करंट गेन, तो मुझे लिखना पड़ेगा आपका हमेशा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है। तो करंट गेन को हम लिख देते हैं एआई से, तो ये लिखा जाएगा आईओ अपॉन आई। अब यहां पर एम्पलीफायर इसके ट्रांजिस्टर के केस में फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया कॉमन बेस के लिए तो हमने तो डिफाइन कर दिया क्या, अल्फा, तो ये आएगा आईसी अपॉन आईई। लेकिन यदि हमारे पास में आ जाए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं लिखूंगा बीटा बराबर आईसी अपॉन आईबी। कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या पढ़ना है भैया? हमें बात करनी है वोल्टेज गेन की। वोल्टेज गेन क्या आएगा? तो ये आएगा आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो भैया इसे हम डिनोट करेंगे एवी से, तो ये लिखा जाएगा वीओ अपॉन वीआई। अब जरा यहां पर ध्यान रखना, V बराबर क्या होता है ओम्स लॉ से, V बराबर होता है IR। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं AV बराबर IORO अपॉन IIRI, यस और नो? बिल्कुल। तो हमारे पास में, चूंकि इसे जब आप एम्पलीफाई करना चाहते हो तो इसका मतलब आप कॉमन एमीटर का यूज करोगे, तभी गेन 1 से बड़ा मिलेगा वोल्टेज के लिए। तो ये वाली जो चीज है वो आएगी बीटा, और ये जो आरओ है ये हमेशा आउटपुट, मैंने बोला तो आरसी आएगा, और कॉमन एमीटर है तो ये आएगा आरबी। ध्यान रखना, इस पर सवाल बनते हैं। क्लियर? इसके पश्चात हम बात करेंगे पावर गेन पर। पावर कौन कहता है? पावर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। यदि ये रेगुलर लेक्चर चल रहा होता ना तो इतना कवर नहीं होता, हम ट्रांजिस्टर पे बहुत देर से अटके रहते, उसमें बहुत सारी चीजें और बात कर रहे होते हैं। अच्छा, पावर बराबर क्या होता है? V इंटू आई। तो भैया हम लिखेंगे यहां पर एपी बराबर, आंध्र प्रदेश नहीं है, एपी पावर गेन पीओ अपॉन पीआई बराबर वीओ आईओ अपॉन वीआई आई। यस और नो? देखो जरा यहां पर वीओ अपॉन वीआई को क्या लिखा जा सकता है और इसे क्या लिखा जा सकता है? तो इसे हम लिख सकते हैं एवी इंटू बीटा। यस और नो? ओके, एक और ध्यान से देखो बेटा, एवी को क्या लिख सकता हूं? बीटा बीटा आरसी आरबी, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर आरसी अपॉन आरबी। इन फॉर्मूलेज पर सवाल मिलेंगे। क्लियर? तो ये क्या था? ये हमने सीखा गेन के बारे में, जो एम्पलीफायर सर्किट करता है, देता है। यस और नो? तो अब हमको पूरा ऑपरेशन समझ में आ गया, गेन का मतलब क्या, एम्पलीफायर का मीनिंग समझ में आ गया। अब उसको हमको वास्तविक सर्किट में देखना है, और हमें देखना है कि भैया ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सर्किट। हमें बेटा देखो यहां पे जो सवाल बनता है, देखो होता क्या है समझते हैं। देखो ये आपका आ आ आ आ आ आ मैं एक्चुअल सर्किट नहीं बना रहा हूं, लेकिन काफी चीजें यहां पर कवर कर दी हैं, एन पी और एन। एनपीएन वगैरह आप समझ पा रहे हो, ये है बी, ये है ई और ये है सी। ठीक है, ध्यान से यहां पर और चीजों को देखो। ये जो है ये है आरबी, ये है आपका आरसी, ये है आपका वीसीसी, और यहां से ये आपका आउटपुट सिग्नल मिलता है, ये है आपका आरई।
इन सवालों को, और एक और चीज रह गई बेटा, ये है आपका VBB या इनपुट सिग्नल जो भी है। यहां पर जो सवाल बनते हैं एक्चुअली इन सवालों में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, ये जो VBB है बेसिकली यहां पर आपको दिया जाता है एक इनपुट सिग्नल, और ये जो VO है ये है आपका आउटपुट सिग्नल, यहां पर आपका रिसीव किया जाता है। तो होता क्या है भैया, ये एम्प्लीफिकेशन का करता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि यहां एक KVL लगाएंगे और एक KVL यहां लगाएंगे, बस खत्म, बस खत्म। सर कैसे? देखो VBB माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE बराबर 0, ये पहली इक्वेशन बनेगी। 99% केस में VBE आपको 0 दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ वैल्यू दी जा सकती है। दूसरी जो इक्वेशन यहां पर बनेगी ये वाली बनेगी, जो आएगी VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE बराबर 0। ये दो इक्वेशंस से आपका पूरा ट्रांजिस्टर के सवाल यहां पर सॉल्व होने वाले हैं। बस ये दो इक्वेशंस एंड नथिंग एल्स। अब क्या होता है, अब इसी ट्रांजिस्टर को हम लोग एज अ स्विच भी यूज करते हैं। तो स्विच की तरह जब यूज करते हैं तो ये RE को हटा देते हैं। स्विच की तरह जब हमें इसे यूज करना है तो RE को हटा देना है। RE के हटते ही ये काम तमाम हो गया। क्या बात कर रहे हो, ये वाला हट जाएगा भाई, इतनी सी इक्वेशन बचेगी। फिर हम क्या करते हैं कि उसे ऑन और ऑफ वगैरह के बारे में यहां पर बात करते हैं, और जो हमारे पास में आउटपुट वोल्टेज है वो आपका VCC के बराबर सीधा सीधा मिल जाता है। ये आपका एज अ स्विच की कहानी है, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो भी काम बन जाएगा। स्विच में ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एक्चुअली, कि जो आप इतना परेशान हो। क्या होता है कि जब आपका इनपुट सिग्नल यदि मैं 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, इनपुट सिग्नल यदि मैं 0 कर दूं मतलब क्या हो गया, VBB 0 कर दो। VBB के 0 करने से क्या हो जाएगा, सर ये IB और RC तो दिखा नहीं है अभी तक, इनको भी मैं दिखा देता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। देखो ये है IB, ये है IC, IB और IC मिलके इधर आएंगे और ये आएगा IE। मैं ये कह रहा हूं कि यदि इनपुट सिग्नल 0 है, मैंने बोला देखो आगे देखते हैं अगले पेज पे जहां पे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। देखो सर्किट यही रहने वाला है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहां से आपको इनपुट सिग्नल देना है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका एक रजिस्टर आ गया, ये, और इसको हम सीधा सीधा ग्राउंड करेंगे, ठीक है। ये है इनपुट सिग्नल, ये है RB, ये है RC, ये है VCC। अब मैंने क्या बोला कि यदि मैं इनपुट सिग्नल नहीं लगाता हूं, मतलब इफ VI बराबर है 0, तो भैया IB बराबर क्या आएगा, 0। क्योंकि IB 0 आएगा तो IC बराबर 0 आएगा। सर IC 0 कैसे हो जाएगा, अरे भैया IC बराबर क्या आएगा, बीटा टाइम्स IB, यस और नो, IB 0 तो IC भी 0। तो जब ऐसा होगा तो अब आप आउटपुट की इक्वेशन लिखोगे तो लिखोगे VCC माइनस का ICRC माइनस VCE बराबर 0, क्योंकि RE है ही नहीं तो वो तो हट ही गया। तो देखो IC 0 होने के कारण VCC जो है वो VCE के बराबर आ गया। मतलब जो ये पूरी सप्लाई वोल्टेज थी VCC, वो आपको कहां मिल रही है, ट्रांजिस्टर के अक्रॉस यहां पर मिल रही है। और जब ऐसा मिल रहा है तो देखो पूरी सप्लाई, यदि जो सप्लाई आप दे रहे हो ये मिल गई, जो सप्लाई आपने दी थी वो तो पूरी की पूरी मिल गई ना ट्रांजिस्टर के अक्रॉस। तो ये कैसा काम करता है, इट बिहेव्स लाइक अ ओपन स्विच। ये समझ में नहीं आया होगा मैं जानता हूं। देखो ये है एक रजिस्टर
और ये आपके पास में है एक बैटरी, और ये मैंने लगा दिया एक डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में, यस और नो, प्लस माइनस आर। ठीक है, अब देखो ये जो डायोड है ये मैंने कैसे लगाया है, रिवर्स बायस में। डायोड जब रिवर्स बायस में है, डायोड क्या है, रिवर्स बायस में, तो डायोड कैसे बिहेव करेगा, ओपन स्विच। जब ये ओपन स्विच बिहेव करेगा तो देखो ये ओपन स्विच हो गया। यदि मैं ये मानता हूं कि इसका वोल्टेज सप्लाई V0 है, तो मुझे बताओ यहां पर यदि मैं पॉइंट ए और बी मान लूं तो VAB बराबर मुझे क्या V0 मिलेगा, पूरा का पूरा सप्लाई मिल गया। किसके अक्रॉस मिला, डायोड के अक्रॉस। यहां पे डायोड था पहले, यहां पर डायोड था पहले, तो ऐसे ही यहां पर पूरी जो VCC सप्लाई है वो मुझे ट्रांजिस्टर के अक्रॉस मिल गई। तो ये आपका बिहेव कर रहा है ओपन स्विच की तरह। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इस पे सवाल बनाया जा सकता है कैसे, व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन ओपन स्विच देन द वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर इज VCC। क्या है, VCC, यस और नो। मतलब जितना सोर्स वोल्टेज आपने दिया है वो आपको एज इट इज यहां पर मिल गया है। लेकिन इफ VI इज पॉजिटिव सिग्नल, VI जो है एक पॉजिटिव सिग्नल है, और ये जो है वो ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। ऐसा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ट्रांजिस्टर में भैया पीएन जंक्शन डायोड है, तो वो उसके बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, ये होगी तो क्या होगा, IB फ्लोज, मतलब क्या होगा, IC फ्लोज, यस और नो। और जब IC यहां पर फ्लो होगी तो ये जो ICC है, ये जो IC जो है उसके बेसिस पर यदि मैं देखता हूं तो आइडियल केस में VCE बराबर 0 फॉर आइडियल केस, VCE बराबर क्या मान लू, 0 मान लू, तो हमारे पास में जो IC मिलती है वो मिलती है VCC अपॉन RC। चाहे आप इसको VC को 0 मत मानो, IC जो मिलती है वो आपको मिलती है VCC अपॉन IC। और जब ये ऐसा मिलता है तो आपने लिखा है VCC माइनस ICRC माइनस VCE बराबर 0, तो VCE बराबर ऑटोमेटिकली 0 हो जा रही है। ये मिलता है, तो आइडियली वो कह रहे हैं ना, वो वही बातें हैं। ठीक है, तो VCE 0 हो गया, मतलब उसके अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, मतलब ये सिचुएशन हो गई क्लोज्ड स्विच की तरह। यस, प्रैक्टिकली ये 0.2 वोल्ट के आसपास मिलता है। ये तो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली कहां मिलता है, 0.2 वोल्ट की तरह थोड़ा सा ड्रॉप होता है। मतलब ये कुछ ऐसे हो गया, यदि डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ये V0 है, ये पॉइंट ये R मान लो, ये वाला पॉइंट A मान लो, ये वाला पॉइंट B मान लो, तो VAB कितना मिलेगा, 0 आइडियली। तो ये कैसा है, क्लोज स्विच। ठीक है, ये रेफरेंस देना जरूरी था, इससे आपको समझने में आसानी होती है। तो ये ट्रांजिस्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिस्टर का क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटर। जिसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटर। बेसिकली ऑसिलेटर के अंदर में एक फीडबैक सर्किट का यूज किया जाता है, और उस फीडबैक सर्किट से क्या करते हैं, उस फीडबैक सर्किट से सेम सिग्नल को वापस से एम्पलीफायर को दे देते हैं, तो सिग्नल अपने एक लूप के अंदर में आ जाता है और वो लगातार सिग्नल प्रोड्यूस करते रहता है। ऑसिलेटर का मतलब क्या, ऑसिलेट करना। जैसे आपने LC ऑसिलेटर पढ़ा हुआ है, वैसा ही कुछ कुछ यहां पर भी कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस एक बार आपको NCERT से गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपको लगे कि यस यू हैव डन समथिंग, यस और नो। चलो, सो यहां तक आपका ट्रांजिस्टर वाला जो सेक्शन है वो लगभग कवर हो गया। इससे बाहर बेटा कोई न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मूला लिस्ट आपको याद रखनी है, एक तो ये ओपन स्विच में क्या होता है और क्लोज स्विच में क्या होता है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सर्किट में ये इक्वेशन याद रखनी है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी जो सवाल है उसमें ये वाला टर्मिनोलॉजी नहीं होगी, लेकिन बाकी होंगी, तो उससे आपको इधर उधर लेफ्ट राइट एडजस्ट करते आना चाहिए।
इसके पश्चात यहां पर ये पावर गेन का फॉर्मूला देखो, ये वाला ये वाला ये वाला सारे फॉर्मूले, ठीक है। फिर ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला, करंट गेन का फॉर्मूला, फिर यहां पर बीटा और अल्फा के फॉर्मूले, अल्फा क्या है बीटा क्या है ये डेफिनेशन, इसी पर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वाला सेक्शन यहां पर बनता है, जो मैंने यहां पर आपको कंप्लीट कराया है। इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है आपका लॉजिक गेट्स वाला, जिसपे हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं बेटा हम लोग लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो है वो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही हैं, जिन्हें हम लोग इंटीग्रेट करके बनाते हैं। इंटीग्रेट करके बनाते हैं मतलब क्या होता है कि एक इंटीग्रेशन की एक प्रोसेस होती है, जैसे मैंने प्रीवियस वाले कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था, SSI, MSI, LSI, VLSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है। लॉजिक गेट्स को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं बेसिक गेट्स, दूसरे होते हैं आपके यूनिवर्सल गेट्स, और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। लॉजिक गेट्स जो ऑपरेट होते हैं वो एक बुलियन ऑपरेशन पर ऑपरेट होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। बेसिक गेट्स के अंदर में 3 गेट आते हैं। एक आता है नॉट गेट, कैपिटल में लिखना है, ध्यान रखना। फिर आता है आपका एंड गेट, और फिर आता है और गेट। यूनिवर्सल के अंदर में 2 आते हैं। एक आता है नैंड गेट, नंद नहीं है। दूसरा आता है नॉर गेट। एक्सक्लूसिव में आपको 2 मिलते हैं, एक्सॉर और दूसरा मिलता है एक्सनॉर, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, एनसीईआरटी में भी वो वाला गेट मेंशन नहीं है। अब हमने क्या बताया, मैंने आपको ये बोला कि ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये काम करते हैं बूलियन अलजेब्रा पर। किस पर? बूलियन अलजेब्रा। अब ये बूलियन अलजेब्रा क्या है? देखो, जो नॉर्मल अपना अलजेब्रा है वो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स हम जानते हैं। डेसिमल जो सिस्टम है, तो लॉजिक गेट्स के लिए हम बात करते हैं, ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये आपके ऑपरेट होते हैं बूलियन पर, और बूलियन मतलब होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। वो कौन से हैं? एक है 0 और एक है 1। अब ये 0 और 1 इतना ही समझता है इनको, इसके अलावा और कुछ नहीं समझता है, बीच का कुछ है ही नहीं यहां पर। 0 और 1। अब इन्हीं 0 और 1 को हमने क्या किया है, और भी नाम दे दिए हैं। मतलब 0 का मतलब हमने इसको लो वोल्टेज, तो इसको हाई वोल्टेज से रिलेट कर देते हैं, या इसे कहीं पर फॉल्स की तरह यूज किया जाता है तो इसे फिर ट्रू की तरह यूज किया जाता है। कोई कंडीशन जो बन रही है वो फॉल्स है या ट्रू है, तो ये 0 और 1 की भाषा समझ में आती है इसे, और इसको यहां पर यूज किया जाता है। मेन एक और चीज यहां पर जो आपको समझनी है वो ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो सर्किट्स थे वो आपके एनालॉग सिग्नल्स पर बेस्ड थे, लेकिन ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये आपके डिजिटल सर्किट पर, इसलिए इस पोर्शन को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है, डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड होते हैं। किस पर? डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है भाई? तो देखो, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में कंटीन्यूअस वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? कंटीन्यूअस वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब हम इसे लगभग कुछ इस प्रकार से ऐसे ये जो बना रहे हैं। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें प्री डिफाइंड 2 वैल्यूज होती हैं। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, डिजिटल में भी हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, बाइनरी सिग्नल। डिजिटल में हो सकता है ज्यादा वैल्यूज हो,
मैं दोनों को सेग्रीगेट करके बता देता हूं। जैसे डिजिटल सिग्नल की यदि मैं बात करता हूं तो भैया मैं ऐसा 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 एक फिक्स वैल्यू, कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। लेकिन जब मैं बाइनरी सिग्नल की बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है कि कुछ ऐसा, ये एक आपका डिजिटल सिग्नल हो गया। अच्छा, और भी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। देखो ये भी आपका डिजिटल सिग्नल हो गया। सर इसमें तो 3 वैल्यू है। नहीं, एक्चुअली यहां पर क्या है, देखो ये आपका 1 और ये 0, ये 1 और ये 0, ये 1। यहां पर इसे 1 ले लेंगे, इसे 0 ले लेंगे, इसे 1 और इसे 0 ले लेंगे। तो ये बाइनरी सिग्नल स्पेसिफिकली यूज फॉर लॉजिक गेट्स। तो आपको या तो ऐसा कोई सिग्नल देना है या ऐसा कोई सिग्नल देना है। ये आपका डिजिटल सिग्नल तो है, लेकिन ये क्या है कि हमें बाइनरी सिग्नल जिसकी हमें अभी आवश्यकता है वो नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमें ये समझना है, क्योंकि भाई जब चीजों को ऑपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे वही तो पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? सिग्नल के बारे में आइडिया मिल गया। अब ये सारी जो कहानी है इसको अब कंबाइन कर लेते हैं और गेट्स पे अप्लाई करते हैं और एक एक चीज को सीखते हैं। ठीक है, एक और इस चीज को एक बार और देख लो, ध्यान रखो। 0 को हम क्या कह रहे हैं? लो कह रहे हैं या फिर फॉल्स कह रहे हैं। इसके अलावा इसे और क्या है, 1 को हाई कह रहे हैं और ट्रू कह रहे हैं। ठीक है, ट्रू या राइट वॉट एवर। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तो पता लगा गड़बड़ी हो गई। अब क्या होता है, अब हम लोग एक एक करते हुए पहले गेट से स्टार्ट करते हैं। पहला गेट है नॉट गेट। देखो जाहिर सी बात है ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए। नॉट गेट जो है वो है आपका सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट। ये कैसा है? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट होता है। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल जो हम बनाते हैं, सिंबल किस प्रकार से बनाते हैं? ये डायोड के जैसा इसमें, और ये आगे गोला, ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट टर्मिनल होता है। यहां पर और क्या क्या चीज होती है? तो देखो इनपुट में जो सिग्नल है, तो हमने तो डिजिटल सिग्नल देना है और वो भी कैसा? ऐसा वाला देना है। तो हम इस सिग्नल के बेसिस पर यहां पर एक बनाते हैं ट्रुथ टेबल, इसका ऑपरेशन को समझने के लिए। तो जैसे मान लो मैं इनपुट को ए मान लूं और आउटपुट को वाई मान लूं, तो ये क्या करता है, यदि आपके पास में कोई इनपुट 0 आया है या 1 आया है, यही हो सकता है भाई, इनपुट में एक ही टर्मिनल है, या तो 0 पॉसिबल है या 1 पॉसिबल है। तो 0 को ये 1 बना देता है और 1 को 0 बना देता है। तो इसे हम नेगेशन भी कहते हैं या इन्वर्जन भी कहते हैं। तो नॉट गेट जो है ये एक इन्वर्टर कहलाता है। जो घर में लगता है वो वाला नहीं। इन्वर्टर मतलब क्या है? इन्वर्जन ऑफ सिग्नल। सिग्नल को क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या है? मतलब है 0 को ये 1 बना देगा, या 1 होगा तो उसे 0 कर देगा। मतलब कोई कंडीशन आई है वो ट्रू है तो उसे वो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और यदि फॉल्स आ रही है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका काम है। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं y बराबर ए बार। y बराबर ए बार के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट यहां पर किया जाता है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी क्या? ओके, चलो अगला गेट हमारे पास में दूसरे नंबर का जो गेट आता है वो है आपका एंड गेट। कौन सा गेट आता है? एंड गेट। एंड गेट की कहानी क्या है? मिनिमम 2 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। 2 इनपुट तो आपको मिनिमम यहां पर देने ही देने हैं। इसका जो सिंबल होगा ये आपका डी जैसा शेप में होगा, ध्यान रखना। ये स्ट्रेट लाइन है एकदम। ये 2 इनपुट है तो मैंने नाम दे दिए ए बी और वाई। ये ऑपरेट कैसे करता है? तो भैया इसकी एक कहानी है। ये कहता है कि वेन एवर एनी इनपुट इज लो, तो ये क्या कर देता है? आउटपुट इज ऑल्सो लो। आउटपुट को भी क्या कर देता है?
लो बना देता है। तो अब ये दो इनपुट है, तो दो इनपुट की जो मैक्सिमम कंडीशन बनेंगी वो 4 बनेंगी। तो 0 0 हो सकते हैं, ये 0 1 या 1 0 या 1 1। तो इसके बेसिस पर यदि मैं यहां पर बनाता हूं तो बताओ क्या होगा। देखो ये स्टेटमेंट यदि याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। 0 दिखते ही 0, 0 दिखते ही 0, 0 दिखते ही 0, 1, दोनों 1 है तो इसने 1 छोड़ दिया। ये काम कैसे कर रहा है भैया, इसको 0 दिखते ही ये 0 बना देता है, 0 दिखते ही 0 बना देता है, ये इसका ऑपरेशन है। इसको इक्वेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं y बराबर a डॉट बी, लेकिन रीड करते समय रीड कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे करनी है, y इक्वल टू ए एंड बी। कैसे रीड करना है, y इक्वल टू ए एंड बी। क्लियर, ए एंड बी मतलब क्या है, सिंपल, ये एक्चुअल है। अब ऐसे मत करना कि सर 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, वो ऐसा हम कर लेते हैं लेकिन वो वास्तविकता में वो सही नहीं है। इतना चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा जो गेट है, तीसरा जो गेट है वो है आपका ऑर गेट। चलो ऑर गेट के लिए बताओ, ऑर गेट क्या है, वही मिनिमम 2 इनपुट रहेंगे और सिंगल आउटपुट रहेगा। इसका जो सिंबल बनाते हैं तो ध्यान रखना यहां पर ये कर्व आता है। पिछले वाले में क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी डी जैसा था। ये आपका आउटपुट वाई हो गया। मिनिमम 2 इनपुट रहेंगे तो 2 के लिए आप कुछ इस प्रकार से काम करोगे। इसका ऑपरेशन का तरीका कैसा है कि वेनेवर, जब कभी भी, वेनेवर को क्या लिख रहे हो, एनी इनपुट, कोई भी एक इनपुट यदि इसे हाई दिखेगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, हाई आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब देखो ये क्या कर रहा था, लो दिखते ही लो कर दे रहा था, ये हाई दिखते ही हाई कर देगा। तो जब हाई करेगा तो ए, ये मान लेते हैं बी, ये है वाई। तो 0 0 0 1 1 0, यहां जगह कम, जगह कम है, कोई बात नहीं, इसे ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लिख देता हूं, ए बी और वाई। तो ये आएगा देखो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, 1 दिख रहा है क्या, नहीं, देखो यहां 1 दिखा, इसने 1 कर दिया, 1 दिखा 1 कर दिया, 1 दिखा 1 कर दिया, यहां 1 नहीं दिख रहा, मतलब जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो एनी इनपुट इज हाई, आउटपुट इज ऑल्सो हाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जब मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं तो इक्वेशन के फॉर्म में आता है y बराबर ए और बी। ये प्लस क्या है, ए और बी, नहीं तो ऐसे जाओगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, यहां तो 1 ही लिखा है ना। ध्यान रखना ये क्या है, ए और बी। क्लियर, या तो ए है या बी है, दोनों में से कोई भी हाई है तो आपका आउटपुट हाई है। इज इट क्लियर। अब देखो क्या है, इस इन तीनों पर जो एक सवालों का पैटर्न बनता है, क्या होता है, मान के चलो यहां पर पहले मैं नॉट गेट के लिए दे रहा हूं। देखो सवाल कैसा देते हैं वो मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। सवाल देते हैं ये है ए, ये है वाई, यहां लिख दिया है ये है ए, और आपको बोला गया है ये ऐसा यहां पर इन्होंने बना के दिया है। आपको यहां पर y क्या आएगा ये बनाना है, तो बनाओ बेटा कैसा आएगा। तो a क्या करता है भैया, ये देखो ये चलता है y बराबर a बार, मतलब 0 का 1 और 1 का 0। तो देखो यहां देखोगे तो अब आप देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, आपको ये लिखते आना चाहिए। तो देखो ये 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ऐसे ये यहां पर चलेगा। तो यहां आपको 0 मिल गया, 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया और 0 मिल गया। क्लियर। लेकिन एंड और गेट होते तो ये है एक इनपुट ए,
ये है एक इनपुट ए, ऐसा यहां पर आपको बना के दिया है, ठीक है। ये है आपका इनपुट ए, फिर दूसरा इनपुट यहीं पर दिया गया है, ये है आपका बी, ये है आपका बी। फिर यहां पर लाइन ड्रॉ करके बोला गया है, यहां आपको y1 ड्रॉ करना है और यहां पर आपको y2 ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपको बताया गया है, क्लियर। लिखा गया है y, देखो कुछ ऐसा बना के दे दिया है, ये है y1 ए और बी, और फिर बोला गया है ये है y2 अगेन ए और बी। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो यही करना है, नंबरिंग। देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1, एक काम करो ऊपर नीचे लिखने के बजाय 1 0 1 0 1 हो गया। यहां देखोगे तो इसके बेसिस पर ये 1 है, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। अब आप देखिए पहला y1 है, y1 क्या है, एंड है या नहीं है। तो एंड क्या कहता है भैया एक 0 दिखते ही 0 कर दो, अदरवाइज 1 तो चलने दो। तो इतने सेक्शन में तो 1 दिख रहा है, लेकिन 0 दिखते ही ये 0 कर दिया, फिर देखो 0 दिखते ही 0 कर दिया, फिर 0 दिखते ही 0 कर दिया, लेकिन यहां पर 1 दिख रहा है, तो ये आपका 1 ऐसा आ जाएगा, 1 0 0 0 1, ठीक है। काफी लंबी चेन भी हो सकती है, बट आपको क्या शुरुआत के 3-4 से ही आइडिया लग जाएगा। और अब हम बात करते हैं y2 के बारे में। ये है y2 जो किसके बारे में बतला रहा है, और क्या कहता है भैया, और कहता है देखो ये y2 है, ये और गेट है, ये कहता है 1 दिखते ही 1 कर दो। देखो 1 दिखा, आपने 1 किया, यहां देखो 1 दिख गया, आपने 1 कर दिया, फिर यहां 1 दिख गया, आपने 1 कर दिया, यहां 1 नहीं दिख रहा, यहां 0 दिख रही है, तो ये 0 हो गया, फिर 1 दिखते ही 1 हो गया, 1 1 1 0 1, क्लियर। तो ऐसे सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं। इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे कि भैया ये लिख के दिया है, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकता है, y1 बराबर है a डॉट बी और y2 बराबर है a प्लस बी। तो अब बनाओ, अब ऑप्शंस देगा वो, ठीक है, कि क्या बना सकते हैं, किसके बेसिस पर चलेगा, ये वो एग्जामिनर देगा ऑप्शंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे चलते हैं हम नैंड गेट पे, ठीक है। नैंड गेट क्या है, नैंड गेट जो है वो बेसिकली एंड गेट एंड नॉट गेट का क्या है, कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है, देखो यहां से चला ये एंड गेट, ये आगे चल के इसमें लगा दिया हमने नॉट गेट, ये ए था, ये बी था, ये वाई है और ये एक्स है। एक्चुअली क्या हुआ, ये दोनों गेट आपके कंबाइन हो गए और आपका फाइनल जो गेट बना है वो कुछ ऐसा बन गया, वाई ए और बी। ये कहलाता है नैंड गेट, ये कहलाता है आपका नैंड गेट, ठीक है। अब नैंड गेट जब ये बन रहा है तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि एनी इनपुट लो भैया आउटपुट इज हाई, ये इसकी कहानी है। एंड की कहानी क्या थी, एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज लो। नैंड की क्या है, एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज हाई, मतलब एंड का उल्टा चलाना है। और जब आप एंड का उल्टा चलाने जाओगे तो ए बी और वाई, तो देखो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इसे आप ट्रुथ टेबल में डालोगे तो ट्रुथ टेबल में क्या बन के आएगा बताना जरा, एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज हाई, तो 0 दिखते ही 1 कर देगा, यहां नहीं दिख रहा है मतलब 0। इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, इक्वेशन बनेगी y बराबर a डॉट बी और पूरे के ऊपर बार, यस और नो। कोई दिक्कत होगी क्या, यस और नो, क्या इस पे भी
ऐसे ये वेव फॉर्म वाले सवाल बना सकते हैं, कर सकते हैं क्या? इसके लिए करके देखो, खुद से करके देखो, कुछ तो मेहनत खुद से भी करो बेटा। मैं बनाऊंगा 2 मिनट में बना दूंगा, क्या है सर बना ही दो, क्या 2 मिनट कह रहे हो? चलो भाई इसके लिए बना लेते हैं, वेव फॉर्म के फॉर्म में भी कर लेते हैं। देखो ये है और ये है, ठीक है, ये इनपुट आपका ए है, ये आपका बी है, और यहां आपको आउटपुट निकालना है, ये वाई है। इनपुट में दिया गया है ठीक है। अब आउटपुट आपको बनाना है, तो पहले देखो क्या लिखा, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1। तो देखो 0 दिखते ही आपको तो 1 कर देना है, तो यहां आपका 1 आया, यहां 0 दिखी 1 आ गया, यहां 0 दिखी आपका 1 आ गया, दोनों 1 दिख रहे हैं, मतलब यहां पर आपका सेगमेंट क्या हो जाएगा, 0 वाला। फिर से 0 दिखी तो आपने 1 कर दिया, और फिर से 1 दिखा मतलब आपने 0 कर दिया। तो आपको क्या मिल रहा है, 1 1 1 0 1 0। क्लियर? ये आपका है नैंड गेट की कहानी। इतनी सी कहानी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल। चलो अगला गेट है नॉर गेट, ठीक है, अगला गेट जो है वो है नॉर गेट। तो अब बताओ ये कैसे आएगा? तो नॉर गेट जो है वो है आपका और नॉट का कॉम्बिनेशन, मतलब ये यहां पर और गेट लगाया, इसको आगे यदि हमने नॉट गेट से जोड़ दिया, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, बीच में एक्स है, तो कंबाइन होके ये क्या बनेगा, नॉर गेट बनेगा ऐसा, ठीक है, ध्यान रखें बिल्कुल गलती ना करें। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि इफ एनी इनपुट हाई, इसे कोई भी इनपुट हाई मिला तो ये क्या कर देगा, आउटपुट को लो कर देगा। और का क्या था, और गेट का क्या था, एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज ऑल्सो हाई, लेकिन यहां क्या था, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये और का उल्टा है। तो इसे जब टेबल में डालेंगे तो बताओ कैसे डालेंगे, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, यस और नो, ये तो फिक्स है सब। क्या बोल रहा है, हाई दिखते ही लो कर दो, तो देखो 1 दिखते ही 0, 1 दिखते ही 0 कर देगा, 1 दिखते ही 0, 1 दिखते ही 0, 1 दिखते ही 0, लेकिन 0 दिख रहा है तो इसने 1 दे दिया। क्लियर? इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो लिखी जाएगी y बराबर a प्लस बी द होल बार, ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी क्या है, इक्वेशन है। इसको हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो वेवफॉर्म के बेसिस पे भी कर लो। चलो वेवफॉर्म के बेसिस पर यदि मैं करने जाता हूं तो देखो ये यहां पर एक और यहां पर एक और एक यहां पर मैंने बना दिया, ये है आपका इनपुट ए, ये है आपका बी और ये है वाई। चलो हमारे पास मान के चलो ऐसा दिया गया है, जनरली आपको एक तो ऐसा मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बस मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है ऐसा कुछ मिल जाए। अब आप क्या करोगे, देखोगे ये 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है, इसका मतलब 0 0 1 1 1 0 है ये इस वक्त। ये क्या कहता है, ये कहता है ये आपका y है, y क्या आएगा, देखो ये कहता है 1 दिखते ही 0 कर दो, 1 दिखते ही 0 कर दो, तो मतलब ये 1 दिखते ही 0 करना है, मतलब 0 पे क्या आएगा 1, 1 दिखते ही इसने 0 कर दिया, 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 ये भी 0 आ गया, ये आपका 1 है, बाकी सब 0 है, ये इसका आ गया। क्लियर? ये सिंपल सी कहानी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? अब हमारे पास में बचे हैं 2 गेट्स और बचे हैं एक्सक्लूसिव वाले,
वैसे वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको कर लेते हैं। तो इसमें पहला आएगा एक्सक्लूसिव में एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट में क्या होता है, एक्सक्लूसिव है तो कुछ एक्सक्लूसिव ही करेंगे। देखो ये एक्सक्लूसिव का एक्सऑर गेट जो है वो ऐसे बनता है, ठीक है, ए बी और ये है वाई। इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, y बराबर a सर्कल के अंदर में प्लस, इसका मतलब XOR है, और ये b है। इसको जब एक्सपांड करते हैं तो ये मिलता है y बराबर a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट b। एक्चुअली क्या है, सवाल आपको इस पर मिलता है एग्जाम में, XOR पे नहीं मिलता, इस पे मिल जाता है, इसलिए हम इसको यहां पर पढ़ाते हैं। अब ये कहता है कि when odd number of inputs are high then output is high। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनपुट्स को गिनना पड़ेगा, इनपुट्स को क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यदि मैं सिंपल सी ट्रुथ टेबल यदि बना दूं यहां पर, तो देखो क्या बनेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। बताओ क्या आएगा, देखो गिनो यहां पर कितनी बार आया, 0 टाइम्स। 1 कितनी बार आया, 0 टाइम। 0 क्या है, इवन नंबर, मतलब ये आएगा, सही है क्या, गलत। व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, मतलब ये आएगा 0। यहां पे गिनो इस लाइन में 1 कितनी बार आया है, यहां आया है 1 बार, तो 1 बार आया। 1 क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर, मतलब यहां आएगा 1। इस वाली लाइन में गिनो 1 टाइम ही है, चूंकि 1 टाइम है, ऑड नंबर है, तो यहां भी 1 आएगा। और जब यहां गिनेंगे 1 और 1 2, तो 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मतलब इवन आ गया, तो आंसर 0। ये ऐसे चलता है, ठीक है, याद रख लेना। एक्चुअली ये क्या है, आपको याद इसके बेसिस पर रखना है, ये इक्वेशन याद रखनी है, a डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, या इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्रैश कोर्स का लेक्चर है इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ये आपको होमवर्क है। होमवर्क है क्या, ये है a, ये है b, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सुनते चले जाओ क्या है होमवर्क। यहां पर पहले आपको ए बार की टेबल निकालनी है, फिर बी बार की टेबल निकालनी है, फिर आपको क्या करना है, ए बार डॉट बी करके देखना है, फिर आपको ए डॉट बी बार करके देखना है, और फिर आपको ए बार डॉट बी प्लस का ए डॉट बी बार, ये ऑपरेशन लगा के देखना है। और जब आप ये ऑपरेशन लगा के देखोगे तो आपको मिलेगा 0 1 1 और 0। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको बीच में आपको भरना है कि मैं ही भरवाऊं। चलो देखो, ए बार लिखोगे तो क्या आएगा, 1 1 0 0। बी बार लिखोगे तो 1 0 1 0, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ए बार डॉट बी, तो इन दोनों का एंड गेट 0, ए बार डॉट बी मतलब क्या, कौन सा गेट है यहां पर, बीच में एंड गेट है। एंड गेट क्या कहता है, 0 दिखते ही 0 कर दो, तो इन दोनों में देखो 0 दिखते ही 0, 1 दिख रहा है 1, 0 दिखते ही 0, 0 दिखते ही 0। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ए डॉट बी बार मतलब इसको और इसको कंबाइन करोगे। फिर से देखो बीच में क्या है, बीच में है एंड गेट, और एंड गेट क्या कहता है, 0 दिखते ही 0 कर दो, तो 0 दिखा, देखो ए और बी बार में 0 दिखा, आपने 0 लिखा। ए डॉट बी बार देखो इन दोनों लाइन में देखना, 0 दिखते ही 0, 0 दिखते ही 0, सही है ना, नहीं सॉरी 1 है यहां पे, और 1 और 0, तो ये आ गया 0। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर आपको इन दोनों को देखना है, और यहां पे और गेट का ऑपरेशन लगाना है। ये क्या कहता है, 1 दिखते ही 1 कर दो, 0 पे छोड़ दो, तो 0 1 1 और 0, प्रूफ भी हो गया, लो लगे हाथों, कोई दिक्कत। इसके बाद लास्ट में जो गेट है आपका
वो है आपका एक्सनॉर गेट। कौन सा गेट है बेटा? एक्सनॉर गेट। ये भी थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है, तो देखो ये और ये, ठीक है, और यहां पर ये नॉर जैसा ऑपरेशन हो जाएगा। ये ए आएगा, ये बी आएगा और ये वाई आएगा। सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट करना है, ए ये सर्कल और बी, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है कि वाई बराबर ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, ऐसी इक्वेशन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये कहता क्या है? ये कहता है कि when even number of inputs are high, then output is also high, तभी आपका आउटपुट हाई होगा। और भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं, when odd number of inputs are low, output is low। लेकिन उतना सब मत फंसो, सिंपल चीजें याद रखो, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे? ए, बी और वाई। चलो बनाओ। 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो किसको काउंट करना है? आपको 1 को ही काउंट करना है। चलो 1 को काउंट करके रख लो। यहां कितनी बार है? 0 टाइम्स। इस लाइन में 1 बार है, इस लाइन में भी 1 बार है और इस लाइन में 2 बार है। यस और नो? तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हो? आप यहां देख रहे हो, देखो यहां और यहां पे इवन नंबर है, मतलब ये और ये तो 1 आएगा, बाकी फिर यहां पे 0 हो जाएगा। खत्म। ये इसको आपको ध्यान रखना है। कर पाएंगे क्या? एग्जामिनर क्या करता है, यहां से ऐसे सवाल उठाता है, इस इक्वेशन को दे देता है और फिर ग्राफ पे पूछ ले, इसको कहीं पर भी पूछ ले, या फिर ऐसे बोलता है, कैसे बोलता है कि भैया एक इक्वेशन दे दी है, मतलब देखो मैं सवाल बना के दिखाता हूं, सवाल बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसे फॉर्म करेगा, इफ y बराबर ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, देन फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ इनपुट्स आउटपुट इज हाई। तो 4 ऑप्शन दे देगा, ए बराबर 0, बी बराबर 0, बी दे दिया ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी दे दिया ए बराबर 1, बी बराबर 1 और डी दे दिया ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, जो भी देना है। तो बताओ आउटपुट इज हाई। अच्छा मैंने ये वाली लिखी है क्या? आउटपुट इज लो कर लो। बताओ सवाल कैसे आएगा? ए बार डॉट बी बार, मतलब ये कौन सा है? कौन सा है? एक्सनॉर गेट है। तो ये क्या है? y बराबर, ये किसकी ट्रुथ टेबल क्या आती है? 1 0 0 1 आती है, बराबर। तो इसमें a बराबर 0, b बराबर 0 पे 1 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, तो 0 यहां मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खत्म। हो सकता है इक्वेशन कुछ और बना ले। तो ये इस तरीके से यहां पर सवाल बनाया जा सकता है, बस मैं इतना आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद में कुछ आता है लॉज। तो पहला यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बूलियन लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने में। मतलब कैसे? इक्वेशन सॉल्व करने से क्या मतलब है? देखो पहला हमारे पास में है एक इन्वर्जन लॉ। क्या है? इन्वर्जन लॉ। ये कहता है ए के ऊपर में यदि 2 बार बार है तो उसका मतलब ए ही आएगा, बार से बार कैंसल, खत्म। दूसरा जो है वो है आपका एंड लॉज। ये क्या कहता है? एंड लॉज के अंदर में 4 आएंगे। पहला कहता है ए डॉट 0 बराबर 0, दूसरा कहता है ए डॉट 1 आने पर ए आएगा, तीसरा नियम कहता है ए डॉट ए आने पर ए ही आएगा, और चौथा कहता है ए डॉट ए बार यदि आ रहा है तो 0 आएगा। ये याद होनी चाहिए मुझे जैसे याद है।
अदरवाइज आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने में टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, देखो क्या है, ए एंड जीरो, भाई डॉट का मतलब एंड है, इसलिए एंड लॉ हेडिंग है। और एंड गेट क्या कहता है, जीरो दिखते ही जीरो कर दो, तो यहां तो जीरो दिखते ही जीरो हो गया। यहां देखो जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यदि इसको जीरो लोगे तो ये वन होगा, तो जीरो है तो जीरो तो आ ही गया, लेकिन यदि इसको वन लिया तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, तो वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर हमने ए लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यदि ए को जीरो लिखेंगे तो आंसर जीरो आएगा, और ए को वन लिखेंगे तो आंसर वन आएगा। सिमिलरली ए डॉट ए, यदि ए जीरो है तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो ही गया, और ए वन है तो वन इंटू वन ए ही होगा, वन आएगा। तो जो ए है वही आंसर आ रहा है, ये इसकी कहानी है। तीसरा जो है वो है आपके और लॉज, ये क्या कहते हैं भाई, ये भी आपके तीन ही हैं। पहला कहता है ए प्लस जीरो बराबर ए, दूसरा कहता है, चलो मेरे साथ बताओ, ए प्लस वन करने पे क्या आएगा, सोचो जरा, ए की जगह मैंने जीरो रखा तो जीरो प्लस वन, वन है तो आंसर तो वन ही आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखो यहां पे जीरो है तो ए पे डिपेंड करेगा, यदि मैंने ए को जीरो ले लिया तो जीरो प्लस जीरो जीरो, लेकिन ए को वन लिया तो वन प्लस जीरो वन, मतलब जो ए है वही आ रहा है। चलो तीसरा बताओ क्या आएगा, तीसरा कहता है ए प्लस ए प्लस ए, टू ए मत कर देना बेटा, ए ही रहेगा। अब देखो यदि ए जीरो है तो ये भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, मतलब जो ए लिया था वही आया। यदि आपने ए को वन लिया तो ये वन है तो ये भी वन है, तो वन प्लस वन वन, मतलब जो ए लिया था वही आ रहा है, इसलिए ए। और चौथा जो है वो है भैया ए प्लस ए बार, तो इसका आंसर आएगा वन। कैसे, सोचो यदि आपने ए को लिया जीरो तो ये क्या आएगा वन, तो जीरो प्लस वन वन, लेकिन यदि ए को वन लिया तो ये जीरो होएगा, लेकिन वन है तो बेटा वन तो आ ही जाएगा। तो मैं इनको प्रूव भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया है ओरली, क्योंकि इतना ही लिखना है बेटा, क्रैश कोर्स है, हमको बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसमें सवाल क्या आ सकता है, इसमें सवाल ऐसा बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल गिव आउटपुट एज वन। पहला ऑप्शन दे दिया उन्होंने क्या, ए डॉट ए बार, दूसरा दे दिया ए प्लस ए, तीसरा दे दिया ए प्लस जीरो, चौथा दे दिया ए प्लस ए बार। ए प्लस ए दे दिया, ए प्लस ए बार दे दिया, ए डॉट ए, ऐसे कुछ चार ऑप्शन बना देगा। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आपको तो वन चाहिए, तो ए प्लस ए बार में ही वन आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो एंड में तो एंड लॉज में तो वन आता ही नहीं है, और वन तो इसमें ही आता है। तो इस प्रकार से सवाल यहां पर फॉर्म किया जा सकता है। अब इसके बाद में आपके पास में दो चीजें और दो मतलब एक ही चीज बची है, और वो है बेटा डी मॉर्गन्स थियरम। डी मॉर्गन्स थियरम, ये डी मॉर्गन्स थियरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में दो हैं, पहला है ये कहता है भैया बबल्ड एंड या नैंड बराबर बबल्ड और, मतलब क्या है, ये कहता है ए डॉट बी का होल बार बराबर आपका ए बार प्लस का बी बार होगा। ये थियरम है, प्रूफ नहीं करनी है अभी हमको। और दूसरा क्या है, दूसरा कहता है नॉर बराबर बबल्ड एंड, बबल्ड एंड बबल गम नहीं है, ए प्लस बी का होल बार हमेशा ए बार डॉट बी बार होगा। यस और नो, इनका यहां पर यूज किया जाता है आगे ऑपरेशंस में। अब देखो इसके आगे जो है, वैसे आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिनिश हो गया है। लॉजिक बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल यहां पर बनते हैं। वो क्या है, कुछ चीजें मैं यहां पर आपको बताता हूं, वो क्या है जरा समझाता हूं। देखो एक पॉइंट आता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ नैंड
एंड नॉर गेट। मतलब क्या है, इसमें हम प्रूव करते हैं कि नैंड गेट या नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल है। अब जाहिर सी बात है, देखो क्या होगा ना, एग्जाम में आपको जो सवाल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं डायरेक्टली, जैसे मैं नैंड गेट है तो ये क्या है, मैं नैंड गेट की मदद से या सिर्फ नॉर गेट की मदद से मैं कोई भी गेट डिराइव कर सकता हूं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो कुछ बेसिक गेट्स में यहां पर आपको बताता हूं, एग्जैक्टली क्या होगा मैं आपको बताता हूं, समझिए। जैसे मैंने बोला कि पहला मैं बात करता हूं नैंड गेट या नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। मैं चाहता तो इस हेडिंग को ऐसे भी डाल सकता था, नॉट गेट, ये डाल रहा था मैं, नॉट गेट, अच्छा ये तो मैं पहले लिख दी, सॉरी, नैंड गेट एज अ नॉट गेट, ये हेडिंग में पहले डाल रहा था, बाद में मिटा के मैंने इसको चेंज कर दिया। तो देखो क्या होता है, ये आपका नॉट गेट है, ठीक है, वाई ए। लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की मदद से, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की मदद से हमको नॉट गेट लाना है। तो हम क्या कर देते हैं, देखो नैंड गेट के लिए 2 इनपुट की आवश्यकता होती है, तो आप यहां पर इस इक्वेशन से आप सीधा सीधा बना सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये वाला सर्किट दिखता है कहीं कहीं पे, तो आपको ध्यान रखना है कि ए है, इसको शॉर्ट करके 2 जगह लाया है, तो वाई बराबर आपको ए बार ही मिलेगा जैसे वहां मिलता है। आगे और मैं कुछ सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे दूसरा जो है वो है एंड गेट यूजिंग ओनली नैंड, यूजिंग ओनली नैंड, ठीक है। अब समझना, हमारे पास में जो एंड गेट होता है वो तो आपका सिंपल ये ऐसा होता है, ए बी और वाई बराबर ए डॉट बी आता है। और जो नैंड गेट है वो आपका कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ए बी और वाई बराबर ए डॉट बी द होल बार। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसी की मदद से ये वाला डिराइव करना है। तो ऐसा सवाल यदि बनता है तो देखो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या किया, देखो ये और ये ऐसे ला दिया, ये y है, ये a है, ये b है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x। अब चेक करके देखो क्या हो रहा है, देखो x बराबर मिल रहा है आपको a डॉट बी द होल बार, और y बराबर मिल रहा है आपको x बार। सो इट इंप्लाइज y बराबर, x की जगह लिखेंगे, देखो ये तो पहले बार है, ये आएगा a डॉट b के ऊपर बार, बार ने बार को मार दिया, तो y बराबर क्या मिल रहा है, a डॉट बी, यस और नो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो एग्जैक्टली सवाल एग्जाम में क्या पूछता है, समझिए, सवाल पूछता है कि भैया ये आपको डायग्राम मिलेगा ये वाला, अब पूछेगा y बराबर क्या आएगा, या फिर बोलेगा कि फॉर व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स ऑफ ए एंड बी आउटपुट विल बी हाई। अब ये आपको पता है तो आप फटाफट कर देंगे, यस और नो। कोई दिक्कत होगी क्या? हाँ, तो यही कहानी है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही सिमिलरली नॉर गेट के लिए भी किया जाता है। एक और मैं बना देता हूं आपको, और गेट यूजिंग ओनली नैंड, ठीक है। देखो और गेट आपका कुछ ऐसा था, ए बी और वाई बराबर ए प्लस बी का। अब एक्चुअल मेथड क्या होती है, एक्चुअल मेथड ऐसे होती है, ए प्लस बी दिया है, आपने क्या कर दिया, ए प्लस बी के ऊपर में 2 बार लगा दिए, फिर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वाले बार को तोड़ दिया, तो ये आ गया ए बार डॉट बी बार और ये पूरा बार। तो अब मैं इसका जो एक्चुअल में जो आपको एग्जाम में सर्किट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, यहां से चला ए, यहां लगा दिया नैंड गेट, यहां से चला बी। सर ये क्या चल रहा है, बड़ा बाउंसर जैसा लग रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको ये मिलेगा, कौन सा, ये वाला। अब यहां पर सवाल पूछेगा कुछ ऐसे कि जैसे 4 ऑप्शन में लिख दिया कि ए बी सी डी, और बोलेगा कि भैया किस ऑप्शन के लिए आपका आउटपुट 0 आएगा, या कि ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बना के देगा वो,
ये आपसे नहीं बनवाएगा, ध्यान रखना। रेगुलर लेक्चर में मैंने ये बनवाना सिखाया था आपको, ठीक है, लेकिन जब मैं चूंकि क्रैश में हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया ये सीधा सीधा मिलेगा, आपको सीधा आंसर निकालते आना चाहिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको ऐसा बड़ा सर्किट दिखे ना, ऑप्शन से ही चेक करना है, ऑप्शन से ही चेक करना है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये मैंने नैंड के लिए बताया, सिमिलरली मैं और के लिए भी कर सकता हूं। कैसे? यूनिवर्सैलिटी ऑफ नॉर गेट, ठीक है, नॉर की कर देते हैं। तो पहला क्या कर दूं मैं? पहला है नॉट यूजिंग ओनली नॉर, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको इसको कनेक्ट करना है और शॉर्ट करना है और ये नॉर लगा देना है। ये ए है, ये वाई है, वाई बराबर ए बार आएगा। तो मतलब नैंड गेट है चाहे नॉर गेट है, शॉर्ट कर दिया, दोनों इनपुट को एक साथ लगा दिया, तो आपका हमेशा इन्वर्जन होगा। क्या होगा? इन्वर्जन होगा। ये तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एंड यूजिंग ओनली नॉर। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, एग्जामिनर क्या देगा और मैं बना कैसे रहा हूं। तो देखो ये तो आपका एंड गेट है, ठीक है, ए है, बी है, वाई है, और वाई बराबर ए डॉट बी है। और आपका नॉर कैसे चलता है? तो नॉर तो कुछ ऐसे चलता है भाई, ए बी और वाई बराबर ए प्लस बी द होल बार, ऐसी इक्वेशन। तो हम करते क्या है एग्जैक्टली? तो मैंने देखो लिखा पहले वाई बराबर ए डॉट बी लिखा, फिर इसके ऊपर मैं डबल बार लगा दिया, और डबल बार लगा के डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी, तो ये आ गया ए बार प्लस का बी बार का होल बार। ये दिमाग नहीं लगाना है आपको, एग्जामिनर लगा के देगा, एग्जामिनर बोलेगा भैया देखो ये एक सर्किट है, ये क्या है? एक सर्किट है। अब देखो इस सर्किट को देख के आधे लोगों के पसीने छूट जाएंगे। ए बी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, वाई। तो एग्जैक्टली वाई जो है ना, ये कुछ नहीं है, ए डॉट बी ही है, बस लिखा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है। इसमें भी वैसे ही सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं, या फिर ऐसा सवाल बनाया जा सकता है, हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एंड गेट? तो आंसर है 3। सवाल क्या था? हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एंड गेट? तो कितने लगेंगे? 3, ठीक है। सवाल है हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ नॉट गेट? 1। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म और गेट? 3। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट? 2। ये सवाल बन जाएंगे यहां पे, ठीक है। और एक और लास्ट वाला है, वो क्या है? और यूजिंग नॉर, ठीक है, बताओ कैसे है? तो देखो और कैसा होता है, और आपका ऐसे चलता है, ए बी और वाई बराबर ए प्लस बी। और यहां नॉर कैसे चल रहा है? नॉर चल रहा है आपका कुछ ऐसे, ए प्लस बी द होल बार। क्या करूं? कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखो y बराबर है ए प्लस बी, वाई के ऊपर यदि मैं 2 बार लगा दूं, 1 और 1 2, तो इसमें से देखो ये वाला जो है ये तो यही है और ऊपर बार है, मतलब मैंने कुछ नहीं करना है, ये लगाया नॉर गेट है या नहीं, और इसे आगे शॉर्ट करके और ये फिर से कनेक्ट कर दिया, तो ये ऐसा बन जाएगा y। तो बेटा y बराबर कितना आने वाला है? यहां से a प्लस बी आने वाला है, चेक करके देख लो। एग्जाम में सवाल में आपको ये डायग्राम दे सकता है बस डराने के लिए। इज इट क्लियर? श्योर है? तो यहां पर आपका पूरे गेट्स भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एक बार क्विकली मैं क्या कर रहा हूं समझना, ये है, देखो पहले हम बात कर लेते हैं नॉट गेट की, ठीक है। एक ये सिंबल वाई ए, वाई बराबर ए बार, टेबल आएगी ए और वाई की, तो 0 का 1 और 1 का 0, ठीक है। ये नॉट गेट को मैंने रिकॉल कर दिया, बस सिंपल। अब बचे हुए गेट्स के लिए देखो क्या है, यहां पर है ए, यहां पर है बी, ठीक है, मैंने बीच में लिखा है मतलब कुछ तो रीजन होगा। ये है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 0 और ये है 1 1, ठीक है। अब देखते हैं हम पहले
यहां पर मैंने लिखा एंड, यहां लिख रहा हूं और, फिर लिख रहा हूं नैंड, फिर लिख रहा हूं अरे रे सॉरी, ऊपर लिखना है नॉर, फिर एक्सॉर और एक्सनॉर। ठीक है, लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है, ऊपर में बनाना है सिंबल। तो देखो सिंबल छोटा सा ही बना रहा हूं मैं, ये ऐसे इक्वेशन आएगी ए डॉट बी। चलो ये आएगा 0 0 0 1। यहां पर क्या है, एनी जीरो आउटपुट 0। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनी इनपुट 0 आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, फटाफट चलो और के लिए करो। और के लिए ये और ये बराबर सिंबल, इक्वेशन आएगी ए प्लस बी। ये आएगा 0 1 1 1। बोलो यहां पे क्या आएगा, एनी इनपुट हाई, हाई की जगह 1 लिख लो, आउटपुट भी क्या आएगा, हाई आएगा। बोलो क्लियर। चलो अगले पे आ जाओ, नैंड। नैंड में क्या हो जाएगा, देखो ये और ये, क्लियर है क्या। नैंड कलर से डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा, ए डॉट बी का होल बार, ये आएगा 1 0 0 0। बोलो ये क्या बोलेगा, ये कहेगा एनी इनपुट क्या है 0, सॉरी नैंड है ना, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, मैंने उल्टा यहां गलत लिख दिया, सॉरी। एनी इनपुट 0 तो भैया आउटपुट आएगा 1। ठीक है, फिर अगला गेट कौन सा है हमारे पास में, नॉर। नॉर मैंने बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, ए बी और वाई। इक्वेशन आएगी ए प्लस बी का होल बार। ध्यान से सुनना, ए प्लस बी का होल बार, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 1 0 0 और 0। ये क्या कहेगा, ये कहेगा एनी इनपुट 1 तो भैया आउटपुट है 0। क्लियर। अब और कलर बदलो भाई, और कौन सा कलर है, रेड है मेरे पास। एक्सॉर, एक्सॉर में क्या हो जाएगा, ये क्लियर, ये आपका सिंबल हो गया। इक्वेशन आएगी ए डॉट बी बार प्लस का ए बार डॉट बी। पूरा देखो जो कर रहा है ना लॉजिक गेट, सारे एक बार में आ जाएंगे। इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी 0 1 1 और 0। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, कोई बात नहीं। बता इसमें क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स यदि 1 है तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा। लास्ट और देख लो, कोई कलर, कलर विच कलर, कलर कलर विच कलर, कौन सा रह गया, काला तो दिखेगा नहीं, नीला देख लेता हूं, दिख जाए तो। यह आएगा ए बार डॉट बी बार प्लस का ए डॉट बी। क्लियर, दिख रहा है। इसका सिंबल कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे लगा के। जितना बड़ा बोर्ड है उतना बेटा मैंने पूरी कोशिश की है यहां पर। इसमें आएगा 1 0 0 और 1। ये क्या कहता है, यदि आपके इवन नंबर ऑफ इनपुट्स 1 मिल जाएं तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा। क्लियर, सारा जो है जितना पढ़ा था उनका सबका ये समराइजेशन है। क्लियर, इक्वेशन, सिंबल और उनके स्टेटमेंट्स। क्लियर। सो यहां पर इस प्रकार से आपके सारे गेट्स क्या हैं, समाप्त होते हैं, और ये आपका जो चैप्टर है वो भी यहां पर समाप्त होता है। इसके पश्चात आपका जो एमसीक्यू वाला एक लेक्चर आएगा उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड देन सिलेबस यहां पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सो बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दें, एग्जाम बहुत पास है, डरना नहीं है। मैं लास्ट में फिर से एक बार कहूंगा,
देखो ये जो 12th वाला पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस करें बेटा, 12th वाले पोर्शन पे फोकस करें अच्छा स्कोर पाने के लिए, क्योंकि 12th वाला पोर्शन इजी भी है। ठीक है, और चलो तो इसी के साथ में दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए